थर्मोडायनामिकल स्केल ऑफ केल्विन, थर्मोडायनामिक्स बोल देते हैं या फिर थर्मोडायनामिकल स्केल भी बोल देते हैं या फिर स्केल ऑफ टेम्परेचर भी बोल सकते हैं इसको। स्केल ऑफ टेम्परेचर, स्केल ऑफ टेम्परेचर और स्केल ऑफ वर्क, काफ़ी सारे इसके जो है नाम है हमारे पास केल्विन स्केल के। अब ये जो स्केल है, स्केल ऑफ वर्क या स्केल ऑफ टेम्परेचर क्यों बोला है, देखो अब जो भी हमारा हम मेज़र करने के लिए जो भी हम स्केल लेते हैं, जैसे मरकरी का स्केल ले लिया, मरकरी के स्केल में किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ द मरकरी। प्लेटिनियम के केस में जो प्लेटिनियम का जो थर्मोमीटर है हमारा, उसके केस में किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनियम पे डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे जो हम स्केल ले रहे हैं या फिर थर्मामीटर्स ले रहे हैं जिन पे डिपेंड करता है किस पे, उसकी वॉल्यूम या उसके प्रेशर पे डिपेंड करता है। इसी तरह दो टेम्परेचर पे बेस्ड है, θ1 एंड θ2, दो टेम्परेचर हमने ले लिए, उस पे ये स्केल बेस्ड है और इंडिपेंडेंट है वर्क के। लेकिन मेजर किसको करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस और मेजर किसको करेगा, मेजर करेगा ये वर्क को। और इसको वर्क स्केल किस लिए बोलते हैं, ये रीजन भी लिख देती हूँ, बिकॉज इट मेजर वर्क, क्योंकि ये वर्क को जो है मेजर करता है, इसलिए जो है इसको वर्क स्केल भी बोला गया है। अब जो है वर्क स्केल को निकालने के लिए जो प्रोसेस करेंगे हम कि ये वर्क स्केल जो है कैसे निकाला, कैसे वर्क का स्केल कैसे बना लिया, वर्क को मापने वाला स्केल कैसे बन गया। हमें पता है एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय में हीट प्रोवाइडेड, यही होते हैं Q1 हमने हीट प्रोवाइड कराई थी, तो इसको लिख दिया Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। और ये किसका फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा टेम्परेचर का, क्योंकि पहले ही लेके चले हैं कि ये जो है फंक्शन है θ1 एंड θ2। θ1 एंड θ2 क्या लेके चले हम, दो टेम्परेचर के आपके कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया θ1 एंड θ2 का। तो Q1 1 माइनस Q2 बाई Q1 किसकी इक्वल हो गया, इज इक्वल टू f ऑफ θ1 एंड θ2। Q2 बाई Q1 किसके इक्वल आ जाएगा, Q2 बाई Q1 आ गया हमारा 1 माइनस f ऑफ θ1 θ2। θ1 θ2 क्या है, टेम्परेचर हमारे θ1 एंड θ2 दो टेम्परेचर कोफिशिएंट ले लिए, और ये किसका फंक्शन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का फंक्शन है वर्क स्केल। Q2 बाई Q1 ये आ गया। अगर मेरे को Q1 बाई Q2 निकालना हो तो Q1 बाई Q2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय में 1 माइनस f ऑफ θ1 θ2 इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अभी इसको डिफाइन करने के लिए अब मैंने अनदर फंक्शन f ले लिया। अब ये जो है मेरा आया θ1 θ2 किसके इक्वल आ गया, θ1 बाय θ2, ठीक है। Q1 दिख रहा है, θ1 θ2 है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय में 1 माइनस f ऑफ θ1 एंड θ2। Q1 Q2, ये Q1 जैसा दिख रहा है ना, इसको थीटा लिखना है, θ1 θ2 ऐसे लिखना, θ1 0 राउंड शेप, ठीक है, θ1 θ2, ठीक है। इसको क्या किया, 1 बाय में 1 माइनस f ऑफ θ1 एंड θ2, इसको क्या रिप्रेजेंट कर दिया, एक कैपिटल लेटर f से रिप्रेजेंट कर दिया, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये किसका है, 1 माइनस θ1 और θ2 का, तो अनदर फंक्शन θ1 एंड θ2। Q1 और थीटा में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो Q1 बाय में Q2 ये किसके इक्वल आ गया,
फंक्शन ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2, इसका फंक्शन आ गया। सिमिलरली जब हम देखें, अगर मैं Q2 बाई Q3 करूं तो वो किसका फंक्शन आ जाएगा, वो फंक्शन आ जाएगा थीटा 2 एंड थीटा 3 का। अगर मैं Q1 बाई Q3 करूं तो वो फंक्शन आना चाहिए 1 और 3 का, तो Q1 बाई Q3 किसका फंक्शन आ जाएगा, वो फंक्शन आ जाएगा थीटा 1 एंड थीटा 3, इन दोनों का फंक्शन हो जाना चाहिए। अभी देखो Q1 बाई Q2 इतना आया, Q2 बाई Q3 इतना आया, अगर मेरे को 1/3 निकालना हो तो मैं 1/3 को किसके इक्वल निकाल सकती हूँ, ये किसके इक्वल और हो सकता है, 1/3 निकालना मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये 1/3 निकल आएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन देखो, Q1 बाय में Q2 इंटू Q2 बाय में Q1, ये किसके इक्वल है, ये टर्म है इसके इक्वल, इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल। तो एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 2 एंड इंटू एफ ऑफ थीटा 2 एंड थीटा 3, यही चीज होगी। Q2 से Q2 कैंसिल हो गया, Q1 बाय में Q3, Q1 बाय Q3 किसके इक्वल है, एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 3। तो एफ ऑफ, अभी यहां से क्या कंफ्यूजन निकला, अभी यहां से कंफ्यूजन निकला कि जो हमारा एफ ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 3 है वो किसके निकल के आ गया, इक्वल आ गया एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ थीटा 2 थीटा 3। तो ये कंफ्यूजन निकल के आया, एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थीटा 1 एफ ऑफ थीटा 1 थीटा 3 जो है निकल के आ गया थीटा 1 थीटा 2 इंटू एफ ऑफ थीटा 2 एंड थीटा 3। ये यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया। Q1 बाई Q3 हमने सिंपली इससे ले लिया, देन Q1 बाई Q3 को इन दोनों की टर्म से निकाला तो वो जो चीज है ये निकल के आई, और हमें पता है Q1 बाई Q3 इसके इक्वल था, तो ये जो है इसके इक्वल आ गई ये क्वांटिटी। समझ आया इतना? अब इस क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी है इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो मेरे पास एफ ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2 जो टर्म है, मैंने इसको क्या मान लिया, फाई ऑफ थीटा 1 एंड फाई ऑफ थीटा 2। ठीक है, इस सिमिलरली एफ ऑफ थीटा 2 एंड थीटा 3 को क्या मान लेंगे, फाई ऑफ थीटा 2 एंड फाई ऑफ थीटा 3, ये मान लेंगे। 1 और 3 को भी ले लो, थीटा 1 एंड थीटा 3, ये भी क्या हो जाएगा, फाई ऑफ थीटा 1 एंड फाई ऑफ थीटा 3, ये हो जाएगा। अब देखो थीटा 2 इंटू थीटा 3 करोगे, थीटा 2 इंटू थीटा 3, इन दोनों को करोगे तो जो हाँ, इन दोनों को करोगे तो ये वाली प्रोडक्ट ये देनी चाहिए 1 और 2, और इसमें से जो है 2 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 वाली एक क्या बच जाएगी, 1 और 2 वाली टर्म बच जाएगी, सेम टर्म 1 और 2 वाली टर्म। तो जो हमें इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये जो क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कराई है, ये क्या है, एक नई जो है कांस्टेंट अननोन क्वांटिटी है, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जो साई हमारा थीटा 1 जो हमने लिया है ये किसके इक्वल होगा, ये हो गया टाउ के इक्वल। ठीक है, टाउ 1 बोल दिया, 1 के लिए है, और साई ऑफ थीटा 2 किसके इक्वल आ गया, ये आ गया टाउ 2 के इक्वल। तो शुरू में जो हम लेके चले थे, शुरू में क्या लेके चले थे, शुरू में लेके चले थे हम Q1 बाई, इसको इरेज कर रही हूँ, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू
फंक्शन था और उस फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, साई से, और साई किसके इक्वल आ गया, तो Q1 बाई Q2 किसके इक्वल आ गया, Q1 तो आ गया टाउ 1 एंड Q2 किसके इक्वल आ गया, टाउ 2 के, क्योंकि ये किसके इक्वल था, ये फंक्शन के इक्वल था, थीटा 1 और थीटा 2 का, और थीटा 1 और थीटा 2 हमने क्या मान ली थी, साई ऑफ थीटा 1 एंड साई ऑफ थीटा 2। ये जो हमारी क्वांटिटी थी वहां से ये हमें पता चल गया। अब हमें पता है एफिशिएंसी कितनी होती है, एफिशिएंसी होती है 1 माइनस Q2 बाय Q1, यही होती है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टाउ 2 बाय में टाउ 1, क्योंकि Q2 को टाउ 2 से रिप्रेजेंट कर दिया, Q1 को टाउ 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये टाउ 2 और टाउ 1 कहाँ से निकल के आया है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 किसके, टेम्परेचर के जो है कोफिशिएंट थे, शुरू में लेके चले थे वो टेम्परेचर के कोफिशिएंट थे। तो यहीं से जो है ये बात पता चल गई कि जो हमारा 1 माइनस Q2 बाई Q1 है ये किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस T2 बाई टाउ 2 बाई टाउ 1 के इक्वल आ गया, और टाउ 1 टाउ 2 क्या है, हमारे टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जो हम लेके चलते थे कार्नेट की थ्योरम में किया था ना, 1 माइनस Q2 बाई Q1 किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस T2 बाई T1 के इक्वल हो गया। वहां से क्या निकल के आया था, Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। तो ये जो कॉन्सेप्ट था टेम्परेचर वाला वो क्या आ गया, वो कॉन्सेप्ट सेम यहाँ आ गया। और इसको जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट को क्या कर रहा है, अब एफिशिएंसी किसकी टर्म्स में निकल के आ रही है, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स की टर्म में निकल के आ रही है। तो हमने टेम्परेचर से एफिशिएंसी निकाल दी, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस का तो कोई रोल नहीं आया, ठीक है। तो जो शुरू में लिखा था कि ये वर्क स्केल है, मतलब वर्क को मेजर करेगा इस टेम्परेचर से उस टेम्परेचर के बीच में कितना वर्क हुआ, लेकिन वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक टर्म आती है एब्सोल्यूट जीरो ऑन द वर्क स्केल, एब्सोल्यूट जीरो ऑन वर्क स्केल। अच्छा, अब उस वर्क स्केल पे एब्सोल्यूट जीरो मतलब वर्क स्केल, आपने स्केल डिजाइन कर दिया, यहाँ से 0 नंबर हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, जितना भी आपने लंबी प्रोसेस करनी है। तो वो 0 कब आएगी, उस 0 को इंट्रोड्यूस कैसे कराया, एफिशिएंसी अब हमें पता है, सिर्फ हमने एफिशिएंसी निकाली है। एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1 है, ये एफिशिएंसी है। इसको निकालने के लिए सॉरी टाउ 2 बाय टाउ 1, टाउ 2 बाय टाउ 1, और ये किसकी इक्वल है, 1 माइनस Q2 बाय में Q1 की। Q2 क्या थी, सिंक की थी, और Q1 क्या थी, सोर्स की थी, जब हम हीट लेते हैं, ठीक है, सोर्स और सिंक का लेके चले थे। अगर मैं सिंक में 0 कर दूं तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, मीन्स कितनी आ गई, 100%। तो 100% एफिशिएंट कब होगा, 0 पे 100, फिर उसकी और एफिशिएंसी देखी, फिर और एफिशिएंसी देखी, फिर और एफिशिएंसी। मीन्स अगर सिंक को मैं कोई टेम्परेचर रिजेक्ट करूं ही ना, सिंक में कोई टेम्परेचर जाए ही ना, सिंक में कोई हीट रिजेक्ट हो ही ना, मीन्स Q2 कितना ले ले, 0 ले ले, तो जो हमारा एब्सोल्यूट जीरो किसको कहेंगे कि विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू द सिस्टम, जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा प्रोसेस चली जाए, ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल हम अटेंड कर ले विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू द सिंक, तो उसको कहेंगे हम एब्सोल्यूट जीरो ऑन दैट स्केल, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है। स्केल कैसे डिजाइन करेंगे, स्केल को डिजाइन करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि 0 से लेके 100 तक, जैसे आप स्केल बनाते हो ना, आपने नॉर्मल स्केल बना दिया, इसके बीच में ये इसका लिस्ट काउंट 10 हो गया तो 10 नंबर ऑफ लाइंस होगी, फिर लिस्ट काउंट 20 है तो मान लीजिए 20 वाला बनाते हैं हम, तो ये 10 वाला है या 20 वाला या 1 डिग्री वाला, अब टेम्परेचर में चल रहा है, टेम्परेचर को कैसे मैं स्केल की फॉर्मेट में लेते हैं, इस जो केल्विन ने है कैसे लिया, वो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी। आज के लिए ये काफी है कि θ1 θ2 2-3 कांस्टेंट टर्म्स कैसे हम उसको टेम्परेचर में लेके आए हैं, ये सिंपल सा आपका डेरिवेशन।
ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।